नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के आज इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम एक बार चर्चा करने जा रहे हैं जो एक साथ कई घटनाएं घट रही है। ठीक है, बिहार में विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र शुरू हो चुका है। ये बिहार विधानसभा का अंतिम सत्र है और केंद्र में भी लोकसभा और राज्यसभा का संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। पहले ही दिन, मानसून सत्र के पहले ही दिन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन संसद का पहला दिन राहुल गांधी के हमलों से और राहुल गांधी का हमला, राहुल गांधी का सवाल से एक तरह से नरेंद्र मोदी की परेशानी और उस परेशानी का पृष्ठभूमि बना डोनाल्ड ट्रंप का दावा। डोनाल्ड ट्रंप, अब विगत दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यह दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसमें डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी भूमिका थी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, जिस बात का दावा भारत में विपक्ष भी करता रहा, राहुल गांधी लगातार करते रहे इस बात का दावा कि कहीं ना कहीं भारत बाहरी शक्तियों के दबाव में, मतलब अमेरिका के दबाव में, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को बख्शा। जब उस स्थिति में सीज फायर किया, जब भारत की सेना पाकिस्तान को मजा चखा रही थी, भारत की वायुसेना लगातार पाकिस्तान पर हमले कर रही थी, उस परिस्थिति में किन कारणों से नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की बात मानकर सीज फायर लागू किया, इसी पर राहुल गांधी ने एक बार फिर सवाल पूछा। राहुल गांधी का सवाल यही नहीं रुका संसद में, बल्कि इसके साथ साथ राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे की भी पोल खोलने की मांग की सरकार से कि 5 जेट गिराए गए इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो वो 5 जेट किसके थे? भारत के थे, पाकिस्तान के थे, किसके थे? इसकी भी सफाई राहुल गांधी ने लगातार मांगी संसद में, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वैसे संसद में सरकार ने 16 घंटे की बहस कराने के लिए समय निर्धारित किया है। इसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग, जो बैक कहा जाता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BAC, उसकी बैठक में जो बैठक हुई थी, जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम माथुर, उनकी अध्यक्षता में हुई थी, उसमें ये समय तय हो गया। लेकिन इसके साथ ही संसद सत्र का दूसरा दिन देखिए, दूसरे दिन भी राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष जो है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव थे, SIR के मुद्दे पर, चूंकि बिहार के लिए चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में SIR बिहार चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसे हम जानते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, तो ये जो मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण चल रहा है, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि 1 महीने के अंदर किस प्रकार से यहाँ जो लाखों करोड़ों मतदाता हैं अपना प्रमाण पत्र कैसे वो जमा कर पाएंगे। जब उस स्थिति में, जबकि बिहार के लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग, 80 लाख से अधिक परिवार बिहार से बाहर रहता है, बिहार से बाहर रहने वाला व्यक्ति कैसे अपना कागज लाकर चुनाव आयोग को देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी सवाल पर न केवल संसद में राहुल गांधी के नेतृत्व में पहले प्रदर्शन हुआ, फिर संसद भवन के बाहर भी, चूंकि संसद स्थगित हो गई है, तो उसके बाद बाहर निकलकर भी लगातार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दल के सांसद लगातार प्रदर्शनरत हैं। वही बिहार विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक हैं, साथ में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, तेजस्वी यादव के विधायक और जो भी विपक्ष के विधायक है, CPI, CPM, CPI-ML के विधायक जितने भी हैं, सब कोई, शकील अहमद खान इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता हैं, कि SIR के मुद्दे पर लगातार हंगामा बरपा हुआ है। अब ये हंगामा, ये राहुल गांधी का सवाल का जवाब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर किस प्रकार से दी जाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी की सक्रियता का संसद के सत्र पर और संसद के सत्र के दौरान जिस प्रकार से एक और प्रमुख घटना घटी है कि भारत के उपराष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है, जगदीप धनखड़ ने। वैसे इस इस्तीफा देने के कारणों को बताते हुए जगदीप धनखड़ ने लिखा है कि वो स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो कुछ सवाल ऐसे समझ में आ रहे हैं जिस पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने तो नहीं, लेकिन जयराम रमेश ने यह सवाल उठाया
कि कल शाम 7 बजे तक जब उपराष्ट्रपति 100% ठीक ठाक थे और पूरी जो एक तरह से व्यवस्था होती है राज्यसभा की उसको सुचारू रूप से वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहे थे, तो ऐसा क्या 2 घंटे के अंदर हुई कि 9:30 बजते बजते राज्यसभा के उपसभापति को इस्तीफा देना पड़ा। इस विषय को भी विपक्ष कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहा है। बिहार के विधानसभा चुनाव से जोड़कर कैसे देख रहा है? सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी। मतलब मेरे जैसे राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी का एक आकलन हो सकता है कि जैसे बिहार चुनाव है तो एक बात याद रखिए कि नरेंद्र मोदी के जितने भी राजनीतिक फैसले होते हैं चुनावी राजनीति को प्रभावित करने के लिए होते हैं। आप याद कीजिए द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना, राष्ट्रपति के लिए नामित करना किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था, किस पृष्ठभूमि में हुआ था कि छत्तीसगढ़ में चुनाव होना था, उड़ीसा में चुनाव होना था, मध्य प्रदेश में चुनाव होना था, झारखंड में चुनाव होना था, 1.5 साल के अंदर होना था। और ये सभी राज्य ऐसे थे जहां पर कि आदिवासी मतदाता की संख्या बहुत ज्यादा है और वो डिसिसिव फैक्टर होते हैं। इसीलिए द्रौपदी मुर्मू की नियुक्ति हुई थी राष्ट्रपति के रूप में। उससे पहले याद कीजिए रामनाथ कोविंद की नियुक्ति किस रूप में हुई थी? उम्मीदवार चयन किया गया था जब उत्तर प्रदेश और गुजरात में चुनाव होना था 2017 में। क्योंकि रामनाथ कोविंद का संबंध उत्तर प्रदेश से था, अनुसूचित जाति से आते थे, कोली समाज से आते थे और कोली समाज की संख्या जितनी बिहार उत्तर प्रदेश में है उससे अधिक प्रोपोर्शनेटली औसतन गुजरात में है। और याद कीजिए उस दौरान उस 2017 के चुनाव को जब एक तरह से सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार जो है संकट में थी, उस समय में हार्दिक पटेल, ठाकुर क्या नाम था, एक ठाकुर थे, उसका जिग्नेश मेवानी, ऐसे जितने भी नेता थे उस दौरान पाटीदार समाज के, दलित समाज के या फिर पिछड़ा समाज के, जो कि बाद में सब के सब कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हुए। वैसे हार्दिक पटेल बाद में कांग्रेस से भी बाहर निकल गए, बीजेपी में गए, अब कहाँ है नहीं पता। तो ऐसे जितने भी लोग थे सब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में संगठित थे और ऐसा लग रहा था कि इस बार 2017 में बीजेपी उखड़ जाएगी गुजरात से। और गुजरात चूंकि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन दिनों, तो गुजरात आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना प्रतिष्ठा का सवाल रहा होगा नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, कि जिस राज्य से प्रधानमंत्री, जिस राज्य से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कैसे हार जाए गुजरात। तो गुजरात में वैसे बच गई, एक तरह से नरेंद्र मोदी की इज्जत बच गई, अमित शाह की इज्जत बच गई। 99 सीट जीत पाई थी भारतीय जनता पार्टी वहां गुजरात में। किसी तरीके से लड़ते बुड़ते कहिए आपकी वहां पर जो है बीजेपी ने अपना इज्जत बचाया था, सामान्य बहुमत किसी प्रकार से प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो ये परिस्थिति थी। तो नाको दम जो होता है भारतीय जनता पार्टी हो गई थी। तो उसी पृष्ठभूमि में रामनाथ कोविंद का चयन हुआ था। फिर याद कीजिए जगदीप धनखड़ जब उपराष्ट्रपति बने थे, उससे पहले वेंकैया नायडू पे चले जाइए। वेंकैया नायडू का जब हुआ था तो उस समय में कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव होना था, उस कर्नाटक के साथ साथ दक्षिण के राज्यों में चुनाव होने थे और उसी पृष्ठभूमि में वेंकैया नायडू को बनाया गया था। फिर उसके बाद जब जगदीप धनखड़ को बनाया गया तो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा राजस्थान का चुनाव जो है वो महत्वपूर्ण स्थिति में हरियाणा का चुनाव था। सबसे कह लीजिए आप विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला था। तो ये सब परिस्थितियां थी। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जब किसी की भी किसान आंदोलन का परिप्रेक्ष्य था धनखड़ साहब के नामित होने के दौरान उस समय में, तो ये कई ऐसे फैक्टर उभर कर आते हैं जिसमें स्पष्ट दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी का निशाना हर वक्त चुनाव होता है। अभी भी विपक्ष का आरोप है कि ये एसआईआर जो अभी हो रहा है, एसआईआर 6 महीना पहले हो सकता था, 6 महीना बाद हो सकता था, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं चुनाव मकसद है। तो ये चुनाव जो है एक तरह से बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। ठीक है, अब देखना है कि इस पर जो राहुल गांधी के सवाल हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के बयान हो, चाहे वो एसआईआर के बारे में हो, ये संसद का सत्र किस प्रकार से ये सत्र ऐतिहासिक बनता है कहना मुश्किल है आज के दौर में। कितना ये सार्थक होगा, कितना ये संसद का सत्र निरर्थक होगा, आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन हम पॉलिटिकल आइडिया आपसे हर परिस्थिति में जुड़ी रहेगी। देश के लिए
देश की समाचार, राज्य के समाचारों के साथ आपके साथ हमारा जुड़ाव हरदम बना रहेगा। जब भी कोई घटना घटती है, जब भी कोई वक्तव्य होता है बड़े नेताओं का, हमारा विश्लेषण उसके समक्ष उसके लिए मौजूद होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।